नमस्कार दोस्तों। तो आप कहोगे कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, हम कहेंगे कि स्वागत जरूर करेंगे आपका। तो क्या स्वागत ही करोगे या पढ़ेंगे भी? तो स्वागत भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे हम आज का करंट अफेयर। तारीख क्या आज की? तारीख तो आज 10 हो गई है, जनवरी महीना चल रहा है, 2025 आ गया है। टाइम बहुत कम बचा आपकी परीक्षा के लिए, तो अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो एग्ज़ाम पास में आ गए ना, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर का कुछ हुआ बहुआ है, हुक्का तुक्का है, इसे ख़त्म कर लेते हैं। लोग डरते रहते हैं करंट अफेयर करंट अफेयर, एक बहुत बड़ा भूत चढ़ा हुआ है। तो आज के करंट अफेयर का भूत तो हम ख़त्म कर देते हैं। कुछ 4-5 से सिंपल सिंपल से आर्टिकल है, उसको देख लेते हैं, तो आपका आज का भूत तो हो जाता है ख़त्म। कल का भूत कल देखेंगे। आज का जो पहला आर्टिकल है ये फ्रंट न्यूज़ का है, द हिंदू का जो फ्रंट पेज है। यहाँ पर बात की जा रही है, मोदी जी जाने वाले हैं कहाँ? फ्रांस जाएंगे। फ्रांस की कैपिटल कहाँ है? पेरिस में। लोकेशन देख लेना, प्रीलिम के लिए काम की चीज़ है। तो वहाँ जाएंगे, काम क्या करेंगे वहाँ पर? अभी तो गए नहीं हैं, जाने वाले फेब मंथ में जाएंगे। तो उस टाइम और भी आर्टिकल आएंगे, तब भी डिस्कस करेंगे। अभी तो सिंपल सी बात है, वहाँ जाएंगे तो कई सारी डील की जाएगी भारत और फ्रांस के बीच में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण डील होगी ना, उसमें डिफेंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डील की जाएगी, जिसमें हम फ्रांस से राफेल खरीद सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है 26 राफेल है वो फ्रांस से हम खरीद सकते हैं। तो ऐसे अभी तो बात हो रही है, पहले से आर्टिकल लिख रहा है। करंट अफेयर वालों का यही तो भूत होता है, बार बार कहते हैं करंट अफेयर का हुक्का है, करंट अफेयर का तुक्का है, करंट अफेयर का भूत है। यही तो भूत है करंट अफेयर का, कि पहले से बहुत ही ज़्यादा बवंडर मचा रखा है। अभी तो भाई साहब मोदी जी गए तो नहीं है ना, एक बार जाने दो यार, डील साइन करने दो। अभी से आपको क्या पढ़ाया, पीछे पढ़ चुके हो करंट अफेयर करंट अफेयर। मोदी जी जाएंगे डील करेंगे, एक बार करने दो डील, उसके बाद में जो भी आए एक बार बैठ के ख़त्म कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया आज का तो, ये तो ख़त्म हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा वही कोरोना, चाइना पाकिस्तान, वही मुट्ठामारी जो चल रही है। क्या है? वायरस का एक नाम है, ये चाइना में वायरस देखने को मिला है। वायरस का क्या नाम है? मानव मेटान्यूमो वायरस। नाम याद रख लो, मानव मेटान्यूमो वायरस, मानव मेटान्यूमो वायरस, मानव मेटान्यूमो वायरस। 2-3 बार याद करो, नाम हो जाएगा याद। क्या नाम है? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। नाम याद हो गया? ठीक है भाई, हो गया। अब यूपीएससी और क्या पूछ सकती है? पहला ये यूपीएससी नहीं पूछेगी कब ये आया था, तो पहला आया था 2001 में। लिखा तो ऐसे जैसे शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया था। भाई खोजा नहीं गया था, अपने आप आ गया था, खोजा भाई नहीं गया था। हम क्यों खोज करेंगे इसकी? पागल थोड़ी हैं जो इसकी खोज करेंगे। तो पहली बार ये देखने को मिला था 2001 में, हमने खोजा नहीं था, ऑटोमेटिक आ गया। और अगर खोजा है ना, तो गधे हैं जिसको इसने खोजा है। क्यों भाई खोजा फालतू ही, ये तो खुद ही खुद आ गया है। तो 2001 में आ गया था, अभी वापस आ गया है। चाइना लेके आया है, साला सबसे कमीना देश है ना, वही लेके आ गया इसको वापस। ठीक है, किसको ये प्रभावित करता है? कमजोर आबादी होती ना, ये पॉइंट है, कमजोर आबादी को प्रभावित करता है। 2001 में आया था। कमजोर आबादी कौन सी होती है? क्या वो पतले पतले से लड़के होते हैं वो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कमजोर आबादी मतलब जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र, आप बोलोगे बॉडी शेमिंग कर रहे हो सर आप, बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, जिसकी प्रतिरक्षा इम्यूनो सिस्टम होता है वो कमजोर होता है, उन लोगों को ये कमजोर करता है। ये मुख्यतः बच्चों को होता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनमें ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो होता है कमजोर। या फिर जो एजेड लोग होते हैं ना, 60 से ऊपर वाले मान लो, उनको प्रभावित करता है। तो 14 से नीचे, 60 से ऊपर वाले अपने हैं ना, जो खा पी के मौज मस्ती में पड़े हैं, ऐसे खा पी के सांड बन के, उनके ये असर नहीं करता। कि क्या ही असर करेगा सालों को, तुम कुछ किसी से भी नहीं मरने वाले, गोली से नहीं मरोगे, हमसे तो क्या ही मरोगे। तो उनको ये देखता भी नहीं है। ये बच्चों को और बूढ़ों को ही प्रभावित करता है, बेचारे सब उनके ही पीछे पड़े रहते हैं। कोरोना भी उनके पीछे पड़ा था, ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस वो भी उनके पीछे पड़ा है। और किसको प्रभावित करता है? सांस रोक लेता है, नाक बंद कर लेता है, सांस रोक लेता है, बस सांस रोकी बीमार हो जाओगे। सर्दी हो जाता है, फ्लू हो जाते हैं, फ्लू में वही नाक बहना, खांसी जुकाम, वही सारी बीमारियां हो जाती है। तो इंग्लिश वालों आप भी देख लो, 2011 में खोजा गया था। ठीक है भाई, खोज लिया हमने। क्या हो जाता है? सांस वगैरह बंद हो जाती है। कमजोर वालों को प्रभावित करता है, जिसकी जो अपनी क्या बोलती हैं प्रतिरक्षा, इम्यूनो सिस्टम कमजोर होता है, उनको ये प्रभावित करता है, सांस को प्रभावित करता है। और निमोनिया वगैरह उनके टाइप, फ्लू टाइप का ये वायरस होता है। यहाँ पे फिर से देख लो लक्षण क्या क्या है। खांसी आएगी, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, और भी न्यूमोनिया वगैरह हो सकता है। 14 वर्ष से कम को प्रभावित करेगा। 2011-12 में अमेरिका कनाडा वगैरह वहाँ देखा गया था। अभी चाइना में, साले यहाँ पे भी देखा गया ना। चाइना के लोग पीछे क्यों पड़े हैं? ये पहले भी देखा जा चुका है, बट ये क्या चाइना, ये कुछ पनौती ज़्यादा ही है, ये हर चीज़ में आगे आ जाता है अपने आप ही। वो एक मूवी है ना, हर सिचुएशन में मैं क्यों आगे आ जाता हूँ, धमाल, वैसे ये भी हर सिचुएशन में आगे आ जाता है ऑटोमेटिक। जोखिम की बात करें
तो सभी आयु को प्रभावित करता है, मुख्य 4 से 65 वालों को, ये 65 है और ये अपने छोटे वाले बच्चे, इनको ज़्यादा प्रभावित करता है। यार थोड़े थोड़े से पॉइंट है, कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक हमने। 2001 में खोजा गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी जुकाम वगैरह होते हैं, न्यूमोनिया से लक्षण है, 14 से 65 वालों को प्रभावित करना। इतनी ही चीज़ पढ़ी है, कुछ भी रटने वाला नहीं है यहाँ पर, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप रटोगे। सिंपल सिम्टम में जो भी बुखार वगैरह में आते हैं वही सिम्टम, ऐसा कुछ भी नहीं उखाड़ा हमने कि आपको रटना पड़े, सिंपल सी बातें हैं। यही इंग्लिश में देख लो, कफ है, फीवर है, शॉर्टेज है, शॉर्टनेस है, ब्रीथ है, यही सारी चीज़ें होती है ना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को है, 14 और 65 वालों को प्रभावित कर रहा है, यूएस कनाडा वगैरह में देखा गया है, तो वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। संचरण कैसे होता है? संचरण का मतलब होता है ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है एक जगह से दूसरी जगह में। तो कैसे फैलेगा? आप है ना, एक व्यक्ति, ये व्यक्ति ए है, यहाँ से ये ही मैंने देखो कैसे लिखा है, इस बी के टच में आया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया, खांसी छींके कैसे भी करें तो ये फैल सकता है। खांसो छींकोगे तो कुछ बूंदे बूंदे निकलेगी, उसके टच में कैसे भी आओगे तो ये फैल जाएगा। तो खांसने छींकने से, टच में आने से ये फैल सकता है। मौसम के आधार पे होता है, सर्दियों में और जो हमारा बसंत होता है, पतंग उड़ाएंगे ना पतंग वाले दिन, वसंत वाले, ठीक है, वहाँ पर होता है। और सर्दियों में तो होता है, अभी चल ही रहा है। शीत प्लस उष्ण, ढलती हुई सर्दियाँ, नवंबर दिसंबर में सर्दी आती है, जैन फेब में चली जाती है, तो ये जनवरी फरवरी में जाती है ना, तब ये होता है। क्या ट्रीटमेंट है, उपचार क्या है? उपचार तो वैसे कोई वैक्सीन वगैरह तो है नहीं, दवाई वगैरह दी जाती, नॉर्मल ट्रीटमेंट वगैरह दी जाते हैं, उनसे ये हो जाता है। परीक्षण कैसे किया जाता है? परीक्षण मतलब टेस्ट, कोविड वगैरह के लिए टेस्ट, वो हमारे वाला टेस्ट नहीं, एक अलग प्रकार का टेस्ट किया जाता है, पता करता है कि ये वायरस किसी को हुआ है कि नहीं है। इसके लिए एक टेस्ट है, उसका नाम है नाट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने सब में एक ही चीज़ काम की है, एक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, पहला पॉइंट याद रखना। बाकी तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं उखाड़ा जो हमें नहीं पता था, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, एक पॉइंट ये याद रख लेना। एक इसके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है नाट। नाट की फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, 5 बार बोल दो, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, ऐसे 5 बार बोलो, रट लोगे। नाट 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 किससे संबंधित है? नाट, नाट है मानव मेटाइम्यूनो वायरस, नाट मेटाइम्यूनो वायरस, ऐसे याद करो, नाट वगैरह कुछ भी करके याद कर लो। याद हो गया, नाट याद हो गया। नाट क्या है? न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। किसके लिए ये है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, उसके लिए। क्या है? ये एक टेस्ट है, इस प्रकार का एक टेस्ट किया जाता है जिससे पता चलता है कि इंसान को नाट है या नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ पता चल गई, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हमने नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा इसके लिए टेस्ट का नाम क्या है, नाट है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। 2001 में खोजा गया था, चाइना में अभी खोजा गया है, यूएस वगैरह में देखा गया है। वैक्सीन इसके लिए नहीं है, खांसने से, छींकने से, टच में आने से फेंकता है, इसका मतलब एक संक्रामक बीमारी है। सर्दियों के जाने वाला टाइम होता है और वसंत का आने वाला टाइम होता है, तब ये फैलता है। ये अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी है, खांसी छींकी वगैरह वो सारी चीज़ें हमने इतनी ही पढ़ी है। ट्रांसमिशन देखा कैसे होता है, ड्रॉपलेट्स वगैरह से। ट्रीटमेंट हमने देखा, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और टेस्ट देखा, नाट इसके नाम का एक टेस्ट है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये चीज़ें अभी तक हमने देखी है। अब नाट के बारे में बात कर लेते हैं। नाट क्या है? नाट एक टेस्ट का नाम है, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये किस प्रकार से टेस्ट किया जाता है? अब टेस्ट आप तो देखो कैसे होता था, कॉपी लेके बैठते थे, क्वेश्चन पूछे जाते थे, वैसे होता था टेस्ट। बट इसका टेस्ट कैसे होता है? इसमें क्या होता है? आणविक निदान परीक्षण है। आणविक निदान मतलब मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं ना, उनका ये टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाएगा? आपकी अणु लिए जाएंगी, आपके मतलब जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके अणु लिए जाएंगे। अणु में से क्या निकले जाएंगे? अणु में से न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये होता है आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। आरएनए और डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ये तो पता ही होगा आप सबको, जरूरी नहीं है कि आपको पता हो, मेरे को भी कई बार पता नहीं तो होता, कई चीज़ें किसी को भी पता नहीं होती है। तो आरएनए डीएनए को कहा जाता है न्यूक्लिक एसिड। अब क्या होता है आरएनए का, ये न्यूक्लिक एसिड का? तो हम बात करते हैं, ये जो आणविक निदान होता है, मतलब जो अणु होते हैं आरएनए और डीएनए, इनका क्या किया जाता है? इनको लिया जाता है। अब इनसे क्या कर, इनको लेके क्या किया जाएगा? इनको लेके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर करवाया जाएगा। वो गाड़ी वाली पीसीआर नहीं, एक पीसीआर टेस्ट होता है। मतलब क्या किया जाएगा? इनका मल्टीपल किया जाएगा, एक आरएनए, फिर 2 आरएनए, 3 आरएनए, 4, ऐसे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। मतलब क्या होता है? पहले तो न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए डीएनए उनको निकाला जाता है, उनको निकाल के क्या किया जाता है? उनका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर करवाया जाता है।
पीसीआर तकनीकी के माध्यम से उनको कई गुणे ज़्यादा बढ़ाया जाता है, मल्टीप्लेक्शन किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ाया जाता है। बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से पता चल जाएगा कि इसमें, मतलब ये पहले तो इतनी सी थी, अब पता है कि इसमें बीमारी है कि नहीं है, फिर क्या इसको लंबा कर दिया, ऐसे बढ़ा दिया, फिर यहाँ पे दिख जाएगा भाई इसमें ये वायरस है। ठीक है, तो ऐसे पता, ये नाट टेस्ट ऐसे होता है। तो नाट टेस्ट कैसे होता है, इसमें आरएनए और डीएनए होता है, इनका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से इनका क्या करा जाता है, मल्टीप्लेफेक्शन किया जाता है। मल्टीफिकेशन क्या होता है, यानी संवर्धन किया जाता है, कई गुना बढ़ाया जाता है। मल्टीपल मतलब गुणा किया जाता है ना, उसे मल्टीपल कहा जाता है। तो इनको कई गुना बढ़ाया जाता है, बढ़ाने से पता चलता है भाई इनमें बीमारी है या नहीं है, ऐसे पता चल जाता है। तो ये नाट टेस्ट है। कहाँ का काम आता है ये, कोविड में भी नाट टेस्ट काम आया था, ये इन्फ्लुएंजा है यहाँ पर भी नाट टेस्ट काम आता है, एचआईवी में भी आता है और हेपेटाइटिस में भी आता है, तपेदिक टीबी में भी नाट टेस्ट काम आता है। इस प्रकार से ये काम आता है। ये फिर जो नमूना होता है, नमूना मतलब क्या होता है, सैंपल होता है। सैंपल को कहाँ से इकट्ठा किया जाता है, नाक में, गले में से, यूरिन में से। कोविड में सेम नाक में से, गले में से इकट्ठा किया जाता था ना, तो वैसे भी नाक, गला वगैरह है, वहाँ से जो सैंपल होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, फिर उसमें से डीएनए आरएनए को अलग किया जाता है और इस प्रकार से ये नाट टेस्ट है वो काम करता है। तो नाट आपको समझ में आ गया, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है डीएनए आरएनए, उनका मल्टीफिकेशन किया जाता है पीसीआर के माध्यम से। पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और फिर उस माध्यम से पता चलता है कि किसी व्यक्ति को बीमारी है नहीं है। और नाट कहाँ का काम आता है, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस टीबी, यहाँ पे जो नाट है वो काम आता है। नाट एक टेस्ट है। सिंपल आ गई बात समझ में, कुछ ज़्यादा को वो नहीं था, तीरंदाजी वाली बात थी नहीं, रॉकेट साइंस कुछ थी नहीं। यहाँ पे इंग्लिश में भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है और कहाँ होता है, डीएनए आरएनए में होता है और सेम से सारी बातें लिखी हुई है। कुछ भी ऐसी न्यूक्लियर साइंस नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, दूसरे में चल जाते हैं। चले दूसरे में, चलो भाई दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्या है, 4 धाम यात्रा, विंटर 4 धाम यात्रा है। कर देते हैं, आपको 4 धाम की यात्रा करवाते हैं। कहाँ की करवाई यात्रा, 4 धाम की करवा देते हैं। सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया दिसंबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया। कहाँ की स्कीम है, उत्तराखंड की है। क्यों इसे लॉन्च किया गया, उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। तो न्यूज़ आपको समझ में आ गई, वाई इट इज़ इन द न्यूज़। न्यूज़ में इस वजह से है कि उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। अब स्कीम तो गई समझ में हमको आ गई है। हम बात करते हैं कि ये स्कीम क्यों लाई गई थी, काम क्या होगा। काम की बात करें ना तो इस स्कीम में क्या होगा, उत्तराखंड है ना, वहाँ पर सर्दियों के टाइम में, ये मान लो उत्तराखंड है, ये हमारा देश है, यहाँ पर ये उत्तराखंड है। सर्दियों के टाइम में, विंटर सीजन में यहाँ पे सर्दी बहुत भयंकर पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, तो लोग टूरिस्ट के रूप में वहाँ पे नहीं जाएगी। आपने देखा सर्दियों के टाइम में वैसे जाते हैं स्नोफॉल वगैरह के लिए जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में, बट थोड़े कम जाते हैं सर्दियों में। यहाँ पे नॉर्थ साइड में कम जाते हैं घूमने के लिए, आप साउथ साइड में फिर भी जाते हो, नॉर्थ साइड में टूरिज्म कम हो जाता है। स्पेसिफिक जो उत्तराखंड है ना, वहाँ पे तो बिल्कुल कम हो जाते हैं। फिर भी थोड़े बहुत कोई घूमने जाते हैं ना, तो वो भी इस वजह से जाते हैं कि वहाँ पे जो वहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो सब चीज़ें देखने के लिए जाते हैं। बट जो धार्मिक टूरिस्ट होते हैं ना, रिलीजियस टूरिस्ट, जो कि वहाँ पे 4 धाम है। कौन कौन से 4 धाम है, वैसे एक बात समझ लो, वैसे 4 धाम हमारे, एक बार यहाँ पे देखो, वैसे हमारे है ना मुख्य रूप से 4 धाम है। बद्रीनाथ है, केदारनाथ, सॉरी ये बद्रीनाथ है, द्वारिका जी है, ये जगन्नाथपुरी है, ये रामेश्वरम है। ये भारत के मुख्य रूप से 4 धाम है। मुख्य 4 धाम कौन कौन से हैं, मुख्य 4 धाम में बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी और रामेश्वरम, ये 4 आते हैं। किस में आते हैं, ये मुख्य 4 धाम में। हम बात करें उत्तराखंड के 4 धामों की, ठीक है, ये तो मैंने 4 बड़े धामों की बात करी। उत्तराखंड के 4 धाम है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है और यमुनोत्री है। ये उत्तराखंड के 4 धाम है। यहाँ पर धार्मिक टूरिस्ट, जो पवित्र स्थान है, हमारे पिलग्रिम होते हैं, है ना, पवित्र स्थान में, तो धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। सर्दियों के टाइम में ये ऊंचाई पे हैं, तो यहाँ पर इनको बंद कर दिया जाता है। इनको जो मंदिर है ना, इनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फबारी होती है, भूस्खलन होते हैं, पहाड़ टूटे, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो लोग डरते हैं भाई। इस कारण से इनको गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अब बंद करेंगे तो ये टूरिस्ट आएंगे नहीं, टूरिस्ट नहीं आएंगे तो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है ना, वो किस पे टिकी हुई है, वो मोस्ट ऑफ टूरिज्म पर ही टिकी हुई है। अब टूरिस्ट आएंगे नहीं तो इकोनॉमी कैसे काम करेगी। अब इसके अल्टरनेटिव के रूप में, भाई ऐसे तो इकोनॉमी काम करेगी नहीं, तो इसको हटाने के लिए भाई कैसे भी करके हमारी इकोनॉमी अच्छे से काम करे, इसके लिए इन्होंने क्या किया,
इसके विकल्प के तौर पे ये जो 4 धाम थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये जो 4 धाम था ना, इनके विकल्प बनाए। जैसे यहाँ से मूर्तियाँ वगैरह थी, यहाँ से मूर्तियाँ थी, ये 4 मंदिरों से मूर्तियाँ कहाँ लेके आई? गंगोत्री की मूर्तियों को लेके आई, ये लेके आई मुकबा। मुकबा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। यहाँ पर इसकी मूर्तियाँ लेके आई। अगर किसी व्यक्ति को सर्दी के टाइम में गंगोत्री जाना था तो आप गंगोत्री मत जाओ, मुकबा में जाओ, आप दर्शन कर सकते हो। यमुनोत्री जाना था, आप खसराली चले जाओ, खरसाली है वहाँ चले जाओ, ये भी उत्तरकाशी में, तो आपके दर्शन हो जाएंगे। केदारनाथ जाना था, आप ओंकारेश्वर जाओ, ओंकारेश्वर मंदिर है, ये कहाँ है? ये ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, यहाँ पे जाओ, आपके दर्शन हो जाएंगे। आपको बद्रीनाथ जाना है लेकिन वो बंद है, तो आप कहाँ चले जाओ? पांडुकेश्वर चमोली में चले जाओ। तो 4 हमारे 4 धाम हैं, वैसे मुख्य 4 धाम हैं, पर उत्तराखंड के जिसे छोटे 4 धाम कहा जाता है, ये कहाँ है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। सर्दियों में ये बंद हो जाते हैं, इसलिए इनके विकल्प के तौर पे 4 और जगहें खोली गई है, मुकबा, खसराली, खरसाली, फिर है ओंकारेश्वर और पांडुकेश्वर। ये 4 जगह है, वहाँ जाओ, आपके दर्शन हो जाएंगे। ये उत्तराखंड सरकार की एक स्कीम है, जिसे उत्तराखंड में टूरिस्ट को बढ़ाया जाए, टूरिज्म को बढ़ाया जाए, वहाँ से इकोनॉमी बूस्ट करे, इसके लिए इसे स्टार्ट किया गया। सिंपल सा आर्टिकल समझ में आ गया? कुछ भी ऐसे लो एंड तीर्थ ऐसा कुछ भी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी जो आपको समझ में नहीं आएगी, कुछ भी नहीं थी, सिंपल सी बात थी। उत्तराखंड में विंटर में 4 धाम की यात्रा को प्रमोट करने के लिए, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए यह एक स्कीम लाई गई है, जहाँ पर जो 4 धाम है उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ पर टूरिस्ट को बूस्ट करने के लिए ये इनके विकल्प के रूप में मुकबा, कसराली, फिर ओंकारेश्वर और पांडुकेश्वर इनको खोला गया है। इतनी सी बात थी। हम भूत बना के बैठे क्या होगा विंटर 4 धाम स्कीम वगैरह, कुछ भी ऐसी बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं था, सिंपल आर्टिकल है भाई। ठीक है, पढ़ लिया, छोड़ो, हो गया ना हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्रोजेक्ट विस्तार। प्रोजेक्ट को विस्तार कर रहे हैं, इसके मन, ये देखो विस्तार, इसको समझो, विस्तार का भाव समझो। इसकी फुल फॉर्म देखोगे ना तो पूरे इस आर्टिकल को ही समझ जाओगे। पहले तो इसका भाव देखो, विस्तार का मतलब होता है बढ़ना, फैलाना, इंक्रीज करना, यही होता है ना विस्तार का मतलब। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए वस्तुत एकीकृत प्रणाली। यानी कि इस आर्टिकल में कृषि की बात होगी, संसाधनों की बात होगी, पहुंच की बात होगी और एकीकृत प्रणाली की बात होगी। समझ में आ गया क्या क्या बातें होगी? यह एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर की बात हो रही है। अगर यूपीएससी पूछेगा तो प्रीलिम में पूछेगा, कि प्रोजेक्ट विस्तार क्या है। इसकी फुल फॉर्म आप याद करोगे तो आपको इतना समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कृषि की बात हो रही थी, यहाँ पे पहुंच की बात हो रही थी। अब क्या चीज़ों की पहुंच की बात हो रही है? एकीकृत प्रणाली की बात हो रही थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट विस्तार, इसमें क्या होगा? इसमें जो कृषि की सेवाएं होती है ना, देखो अलग अलग स्टार्टअप्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इनोवेशन लेके आते हैं, अलग अलग इनोवेशन करते हैं। आपने शार्क टैंक इंडिया देखा था, वहाँ पे एक वो आया था पिच देने के लिए, उसने एक वो ऐसा ट्रैक्टर बनाया था, एक स्प्रिंग मशीन बनाई थी। तो अलग अलग स्टार्टअप होते हैं ना, वो अलग अलग चीज़ों को इनोवेट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। तो अभी ये जो विस्तार, प्रोजेक्ट विस्तार है ना, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसकी सहायता से ये जो भी इनोवेशन आ रहे हैं स्टार्टअप्स के माध्यम से, या नई नई जो भी इनोवेशन आ रहे हैं, ये किसानों तक पहुंचेंगे। किसानों को पता चलेगा कि भाई इस प्रकार की इनोवेशन हमारे देश में हो रहा है, तो अब वो किसान है इस प्रकार के इनोवेशन अपनी खेती में भी अप्लाई करेंगे, अपना जो फार्म हाउस होगा वहाँ पे अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा? जिससे उनकी इनकम बढ़ेगी, उनका जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, तो किसानों को फायदा देखने को मिलेगा। तो प्रोजेक्ट विस्तार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करेगा? जो इनोवेशन होते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, उसे डायरेक्ट किसानों तक पहुंचाने में मदद करेगा। बस एक ही चीज़ याद रखोगे तो प्रीलिम में सारे क्वेश्चन इसके बारे में कितने भी घुमा के पूछ ले वो सॉल्व हो जाएंगे कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसका काम यही है कि वो किसानों तक आसानी से इनोवेशन को पहुंचा दे। पहले पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। दूसरा, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने IIT मद्रास के साथ में मिलकर इसे शुरू किया है। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, IIT मद्रास, 2 पॉइंट से आधे क्वेश्चन सॉल्व। अब कहीं से भी घुमा फिरा के दे आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजाइन किया गया है, वो सारी चीज़ें काम करेगा, स्टार्टअप्स के इनोवेशन को एक्सेसिबल बनाएगा फार्मर के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है
IIT मद्रास के साथ मिलकर इसे बनाया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और IIT कौन सी है? IIT मद्रास। 2 पॉइंट में सारा ही हो गया। उद्देश्य क्या होगा? सिंपल, इतनी चीज पड़ेगी। अभी भी उद्देश्य देखोगे या देख लो उद्देश्य, सिंपल से बात है। कृषि में डिजिटल पहुंचाना है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है हमारा, वहां पर डिजिटलीकरण को पहुंचाना है, मतलब वहां पे तकनीकी को पहुंचाना है। स्टार्टअप्स के जो आइडिया होते हैं, नवाचार वगैरह होते हैं, इनोवेशन होते हैं, वो किसानों को पहुंचाने हैं। और जो हमारी एग्रीकल्चर है वो अनुकूलन होनी चाहिए, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो वही चीज़ इसका उद्देश्य है। बस प्रोजेक्ट विस्तार, उद्देश्य समझ में आ गया। विशेषता क्या होगी? जो किसानों तक फसल होती है, पहले उगाई जाती है, फिर बाजार में बेची जाती है, फिर उसका मूल्य बढ़ता है। ये सारी चीज़ें हैं वो इस स्टार्टअप में कवर की जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट विस्तार है उसके तहत ये जो सारी ये ऐसी ऐसी श्रृंखला होती है, पहले उगाओ, फिर बेचो, मूल्य बढ़ा, आगे बेचा, प्रोडक्शन हुआ, तो इसी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत कवर करेगी। सारा डेटा इसमें दिया गया है ताकि किसान काम कर सकता है। और जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, उनका जितना भी डेटा है वो भी इसमें है, ताकि कोई भी इनोवेशन होता है वो किसानों तक पहुंच जाए। बस रियल टाइम में काम करता है। इस प्रकार का ये आइडिया आता है प्रोजेक्ट विस्तार में। 2 पॉइंट थे, समझ में आ गए? कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। क्या चीज़ें पढ़ी? पहला, क्या काम करेगा? किसानों तक पहुंच करेगा। किसकी पहुंच करेगा? इनोवेशन की, नवाचार की किसानों तक पहुंच करेगा। ये पॉइंट कवर हो गया। फिर किसानों तक जो भी चीज़ें नई नई डिजिटल आविष्कार होंगी वो किसानों तक पहुंच जाएंगी। ईजी भी हो जाएगा किसानों के लिए, सस्टेनेबल खेती हो जाएगी। ये सारे इसके उद्देश्य होंगे। कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो कृषि वाली मंत्रालय है ना, वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल। 3-4 पॉइंट थे, खत्म हो गया। 4 पेज दिए हुए, देखो 1 2 3 4 पेज इसके लिए दिए गए। कहाँ हो सकता है? 2 बातों में खत्म हो रहा था। आ जाओ भाई WPI पर। ये बढ़िया आर्टिकल है। यहाँ पर बातें हैं ना वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से करेंगे हम। WPI क्या होता है? सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। न्यूज़ में आया क्यों है? न्यूज़ की बात करें तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि WPI के लिए बेस ईयर, पहले तो समझो बेस ईयर होता क्या है। बेस ईयर का मतलब होता है आधार वर्ष। बेस ईयर का मतलब क्या होता है? आधार वर्ष। जिस आधार में वो चीज़ आप है ना, मान लो कि मेरी इनकम है आज 1000 रुपये है, तो मैंने है ना 1000 रुपये ग्रोथ करा, तो नहीं, मेरी पहले इनकम कितनी थी उसको तो मापना पड़ेगा। तो मेरी 2020 में इनकम थी 500 रुपये और अभी मेरी इनकम है 1000 रुपये, इसका मतलब मैंने 500 की ग्रोथ करी है। तो ऐसे वो एक बेस ईयर को चुनना होगा ताकि पता चले कि कैसे काम कर रहा पूरा सिस्टम। तो एक आधार वर्ष होता है। तो WPI के लिए आधार वर्ष कौन सा है? WPI के लिए जो आधार वर्ष है वो 11-12 है। अभी कौन सा है? 2011-12 है। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है इसे बदलकर 22-23 करना, इसे बदल के 2022 और 23 करना, 22 और 23 करना। क्यों चाहती है? वो उनके फंडे, अपने को क्या मतलब, क्यों क्या क्या करना, अपने को सिंपल चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है। बस इतनी सी बात याद रखो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो भाई चाहती है, हम क्या करें भाई? हम करें तो पढ़ लो आप कि ये क्यों चाहती है, क्या चाहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका जो आधार वर्ष है 11-12 है, इसे बदल के 22-23 करना है। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्होंने एक कार्य समूह, ये क्या होता है? कार्य समूह क्या होता है? वर्किंग ग्रुप होता है। ठीक है। तो इसका गठन किया है। ये जो वर्किंग ग्रुप है ना, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ कार्य दिए। क्या कार्य दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको कार्य दिया है कि आप है ना हमें बताओ कि हमें WPI के आधार वर्ष में चेंज कर रहे हैं। तो आधार वर्ष में चेंज कर रहे हैं तो नई हमें कमोडिटी बनानी पड़ेगी, एक बास्केट बनानी पड़ेगी। WPI कैसे निकाली जाती है? एक वस्तुओं की बास्केट बनाई जाती है, उसमें अलग अलग वस्तुएं रखी जाती है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट वस्तुएं होती है, सेकेंडरी होती है, सारी वस्तु इसमें रखी जाती है। उस आधार पर निकाली जाता है, WPI निकाली जाती है। तो आप ये जो वर्किंग ग्रुप बनाया, जिसका नीति आयोग के जो सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष है, नीति आयोग के एक सदस्य हैं वो इसके अध्यक्ष हैं और वही सारी चीज़ें देख रहे हैं। उनको बोला है कि आप हमें बताओ ये जो बास्केट है जिसमें वस्तुएं निकल डालकर हम WPI निकाल रहे हैं, इसमें क्या चेंज करना होगा, कैसे इसकी किस जो प्राइस वगैरह होगी ना, इस वस्तु यहाँ पे रखी जाएगी, इसकी प्राइस वगैरह कैसे तय करनी, वो सारी चीज़ें बताओ। ये हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस प्रकार से फिट हो सकता है। अगर हम आधार वर्ष चेंज करेंगे तो क्या इकोनॉमी में कुछ है, ग्रोथ रेट में कुछ चेंज आएगा, कैसे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ें बताओ। तो इनको क्या करना है? समीक्षा करके बताना है। ये चीज़ें बतानी कि किस प्रकार से काम करेगी, कैसे इसको लागू कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी, वो सारी चीज़ें हैं। ये जो कार्य समूह है ना, इसकी विचारात्मक विषय में कहा जाता है टर्म ऑफ प्रीफरेंस। टर्म ऑफ प्रीफरेंस, जैसे हमारा फाइनेंस कमीशन बनता है उसको टर्म ऑफ प्रीफरेंस दी जाती है, मतलब पहले से बता दिया जाता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। वैसे ही ये जो वर्किंग ग्रुप बना है
इसको भी टर्म ऑफ प्रेफरेंस दी गई, आप ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। ये तो सिंपल सा बात थी। अब हम बात करेंगे WPI क्या होती है, CPI क्या होती है, PPI क्या होती है, इन सब की चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में काम का है। ये काम का नहीं है कि बेस ईयर कब चेंज हुआ, इतनी सी बात याद रखो, उसके अलावा कोई चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्किंग ग्रुप को क्या टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस दी है, ये कोई नहीं है, ये टर्म वर्किंग ग्रुप है ना, ये कोई फाइनेंस कमीशन नहीं है कि इसकी हम टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस याद करें, मतलब टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस याद करें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसकी याद रखनी चाहिए, जो फाइनेंस कमीशन है उनको टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या दी है, तो वो तो हमारे एग्जाम में काम आ सकती है, मेंस में भी काम आ सकती है, बस इसको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। हम चलेंगे WPI, PPI, CPI इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं WPI। WPI होता क्या है, अब इसको है ना अलग से समझना पड़ेगा, ऐसे इस आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो मेंशन नहीं करी है। हम अलग से बात करें WPI की, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स? होलसेल का मतलब आप समझते होंगे, एक आप चीज़ खरीदते हो डायरेक्ट रिटेल के रूप में, एक खरीदते होलसेल, दुकान वाला खरीदता है, जो दुकान वाला जो चीज़ खरीदता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है होलसेल। तो WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो थोक बाजार है, होलसेल मार्केट है, उसकी बात की जाती है ना। WPI में होलसेल मार्केट के बारे में बात की जाती है, और जो CPI होता है उसमें कंज्यूमर, इसमें रिटेल मार्केट की बात की जाती है। तो WPI का पहला पॉइंट याद रखना, यह होलसेल मार्केट की बात करता है, ये रिटेल मार्केट की बात नहीं करता है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन नापा जाता है, किसका, इस पर मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति भी समझ में ना है तो महंगाई समझ लो। तो इसमें महंगाई मापी जाती है होलसेल मार्केट की, होलसेल मार्केट में महंगाई कितनी है उसको मापा जाता है WPI से। तो WPI क्या है, होलसेल बताता है, पूरी होलसेल में क्या मार्केट में चल रही वो सारी चीज़ें बताई जाती है। इसका आधार वर्ष क्या है, WPI का जो आधार वर्ष है वो अभी 11-12 है, 2011-12 इसका आधार वर्ष है। ठीक है, कौन जारी करता है WPI को, तो WPI को हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हिंदी में बोले तो, हिंदी में बोला जाता है उसे भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग और वाणिज्यिक मंत्रालय। हिंदी में क्या, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, इंग्लिश में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री। इसके अंतर्गत एक संस्था आती है, संस्था का नाम है क्या, इकोनॉमिक एडवाइजर। इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार, आर्थिक सलाहकार, सलाहकार। ये विभाग किसके अंतर्गत आता है, तो ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक विभाग है जिसका नाम है इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार। इसके द्वारा WPI जारी की जाती है। तो WPI जारी कौन करता है, इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा WPI जारी की जाती है। ये मंथली बेसिस पे जारी की जाती है, हर मंथ इसे जारी किया जाता है। ठीक है, और हम देख ही चुके हैं। वस्तुएं कितनी होती है, 697, एग्जैक्ट डेट ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें वस्तुएं रखी जाती हैं। क्या क्या चीज़ें होती है, प्राइमरी में आप देख लो, फल है, अनाज है, सब्जियां हैं, ये प्राइमरी में है। फिर इसमें ईंधन और ऊर्जा में क्या क्या होता है, डीजल पेट्रोल वगैरह भी इसमें रखा जाता है। फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग आइटम भी रखी जाती है, जैसे कि कपड़े है, मशीन है, ये सारी चीज़ें इसमें मैन्युफैक्चरिंग में रखी जाती है। तो अलग अलग वस्तुएं रखी जाती है, उसके आधार पर ये WPI निकाला जाता है। तो WPI के बारे में आपको समझ में आ गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो किसके बारे में बताता है, पूरी डिटेल में बताता है कैसे काम करता है पूरा सिस्टम, कैसे इसे निकाला जाता है, कौन उसे रिलीज करता है, ये सारी चीज़ें WPI में बताई जाती है, होलसेल लेवल पे बताई जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं CPI के बारे में। CPI क्या कहता है, CPI का मतलब होता है कंज्यूमर, CPI का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये होता है CPI का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। यानी ये उपभोक्ता, ये जो कंज्यूमर होता है ना, उपभोक्ता, इसके बारे में बताते हैं। आप हम में ना अपने बारे में बताता है ये, हम अगर कोई वस्तु खरीदते हैं उसमें कितनी महंगाई है उसके बारे में ये बताता है। तो आपको सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि CPI क्या है, CPI उपभोक्ता के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती, उपभोक्ता, यानी कि ये रिटेल के बारे में बताती है, कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट पड़ते, कंज्यूमर के क्या इफेक्ट पड़ते, उसके बारे में ये चीज़ें बताती है। ये जो मुद्रास्फीति बताती है, इन्फ्लेशन, वो हमने देखा था इन्फ्लेशन किसके बारे में बताती थी, वो होलसेल मार्केट की इन्फ्लेशन बताती थी। पर ये किसका इन्फ्लेशन बता रही है, ये इन्फ्लेशन बता रही है कंज्यूमर को। इसमें जो भी बढ़ोतरी होगी ना वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे असर करेगी, उसकी पॉकेट पे। मेरी जेब में 10 रुपये थे ना, तो इसमें बढ़ोतरी दिखेगी तो मेरे 10 रुपये पर असर पड़ेंगे, तो ये डायरेक्ट उस पर असर पड़ता है। RBI बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी
मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाती है? ये इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। इसका टारगेट होता है इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में रखना। ये आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है ना, उसके लिए आरबीआई है ना सीपीआई का यूज़ करती है। ये पॉइंट याद रखना, सीपीआई का यूज़ आरबीआई किसके लिए करती है? मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन सा इंडेक्स है वो यूज़ किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो आम लोग हैं उसकी डायरेक्ट जेब के असर पड़ता है, इसलिए सीपीआई का उपयोग है वो आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में किया जाता है। इसका आधार वर्ष कौन सा है? सीपीआई का आधार वर्ष कौन सा है? सीपीआई का जो आधार वर्ष है वो 2012 है। डब्ल्यूपीआई का कौन सा था? डब्ल्यूपीआई का 2011 था, और इसका कौन सा है? 2012 है। ये चीज़ समझ में आ गई। सीपीआई को रिलीज कौन करता है, लॉन्च कौन करता है, मतलब किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक और ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और डब्ल्यूपीआई को कौन जारी कर रहा था? इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जारी किया था। और एनएसओ किसको कर रहा है? सीपीआई को। तो सीपीआई को कौन जारी करता है? एनएसओ के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसे जारी किया जाता है। एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये बात बताना आप। एनएसओ कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो एनएसओ है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि सांख्यिकी और जो कार्यालय मंत्रालय होता है ना उसके अंतर्गत आता है। आर्थिक और सांख्यिकी मंत्रालय उसके अंतर्गत ये एनएसओ आता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। सीपीआई को कौन रिलीज करता है? एनएसओ करता है, और एनएसओ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। ये भी हर मंथ रिलीज की जाती है, मंथली बेसिस पे इसे रिलीज किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि सीपीआई रूरल, सीपीआई आर मान लो, फिर सीपीआई अर्बन यू मान लो, फिर सीपीआई ग्रामीण और शहरी दोनों, सीपीआई अर्बन एंड रूरल मिक्सचर होती है। तो ये अलग अलग प्रकार की होती है। मोस्ट ऑफ जो फोकस किया जाता है वो मिक्सर वाली पे फोकस किया जाता है, अर्बन रूरल पे नहीं किया जाता। तो कंबाइंड वाली होती है उस पर फोकस किया जाता है। इसमें भी कई सारी बास्केट होती है, उसमें शामिल होते हैं खाना पीना है, कपड़े हैं, आवास परिवहन स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। फिर बात करते हैं हम पीपीआई के बारे में, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई प्रोड्यूसर जो भी बोलो, प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, यानी कि ये जो होता है ना उत्पादक के बारे में। प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उत्पादक जो निर्माता, जो निर्माण करता है। थिएटर में जो मूवी बनती है उसमें प्रोड्यूसर को ही पता होगा कि मूवी पे कितना खर्चा आया। तो ये बताता है रॉ मटेरियल के बारे में। कोई भी वस्तु बनाई जा रही है उसमें रॉ मटेरियल में कितना खर्चा आया, कच्चे माल में कितने पैसे लगे हैं। अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ेगी तो इसका असर यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये कच्चे माल के, क्योंकि रॉ मटेरियल बनता है उसी चीज़ बनती है। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो आप मान लो चावल है, 1 किलो गुड़ मान लो, 1 किलो गुड़ मान लो जैगरी, तो उसके लिए कितने गन्ने की आवश्यकता हुई है, कितनी मशीनों की आवश्यकता हुई है। इनकी अगर कीमतों में बढ़ती होगी तो इसकी कीमत भी बढ़ेगी। तो ये इसके बारे में, कच्चे माल के बारे में बताता है। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है ये वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के। जैसे डब्ल्यूपीआई है ना, वो सेवाओं को नहीं मानता है, ये ओनली उसके बारे में बताता है, वस्तुओं के बारे में बताता है। डब्ल्यूपीआई में सेवाओं को नहीं माना जाता है, मतलब सेवाओं को काउंट ही नहीं किया जाता है। बट पीपीआई में सेवाओं को भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ सेवा भी तो लगती है ना, लोग काम कर रहे हैं ना, तो उसको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, पीपीआई में उसको भी काउंट किया जाता है। ये बताता है कि उत्पादन में कितना बदलाव आया है। ठीक है, अभी भारत में व्यापक रूप से इसको लागू नहीं किया जा रहा है। पीपीआई है, इसको मतलब पूरे भारत में अभी लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कच्चे माल पे फोकस करती है, तो वस्तु लेवल पे इसे लागू नहीं किया जा रहा है। थोड़ा बहुत तीनों में एक बार डिफरेंस देख लो, ये डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और पीपीआई, तीनों में एक बार अंतर देख लो। इससे कौन, पहले बात करते हैं आधार वर्ष की। 2011-12 इसका है, और सीपीआई का कब का है? 2012 है। इसको अभी तक बड़े लेवल पे रिलीज नहीं किया जाता है, बट तो इतने लेवल पे है नहीं इसके बारे में। फिर ये किसके बारे में बताता है? होलसेलर के बारे में। होलसेलर के बारे में, ये कंज्यूमर के बारे में बताता है, मतलब उपभोक्ता के बारे में बताता है। हैंड राइटिंग वो मत लेना लोड आप। और ये किसके बारे में? ये प्रोड्यूसर के बारे में, जो उत्पादक है उसके बारे में बताता है। ठीक है भाई, ओके। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये आता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्यिक, बस इतना समझ, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये सीपीआई एनएसओ द्वारा किया जाता है, तो ये स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, और ये इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा रिलीज किया जाता है। पीपीआई इसको कोई अभी वो संस्था नहीं है जिसके अंतर्गत ये आता है। ये मंथली है, ये भी मंथली है। तो ये थोड़ा बहुत इन दोनों के, तीनों के बीच में अंतर था, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए।
तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। एक बार आर्टिकल फिर से देख लो यहाँ पर कि अभी है ना टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस दी गई थी, तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम बात कर लेते हैं WPI, PPI, CPI के बारे में। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, थोक मूल्य सूचकांक, ये वस्तु और सेवा के मूल्य को दर्शाता है। उद्योग मंत्रालय की आर्थिक सलाहकार के अंतर्गत आता है। 2011-12 इसका आधार वर्ष है। GDP डिफ्लेटर के रूप में काम आता है। ये क्या चीज़ होता है? GDP एक होती है रियल, होती है GDP रियल GDP, एक होती है नॉमिनल GDP। रियल GDP क्या होते हैं? इसमें बेस ईयर को ऐड कर दिया जाता है। और नॉमिनल GDP क्या होता है? बेस ईयर को नहीं, इन्फ्लेशन को ऐड किया जाता है। ये काफ़ी लंबा टर्म है, मतलब इकोनॉमी में आपकी जो NCERT पढ़ोगे ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई है NCERTs में। तो ये GDP डिफ्लेटर क्या होता है? ये रियल GDP और जो नॉमिनल GDP है, इन दोनों में अंतर कितना है, इसे कहा जाता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर, रियल में और नॉमिनल में जो अंतर है उसको कहा जाता है GDP डिफ्लेटर। तो इसके लिए WPI का यूज किया जाता है। GDP डिफ्लेटर के लिए WPI का उपयोग किया जाता है। इसका यूज क्या होता है, बस इतना नहीं, UPSC नहीं पूछेगी इतना डिटेल में। UPSC इकोनॉमी के क्वेश्चन तो नहीं पूछे, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो PYQs, पर इतने UPSC नहीं पूछे कभी भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हमने देख लिया, ये 11-12 सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, सिंपल सी बात थी, ज़्यादा कुछ था नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है ओपन डाटा किट के बारे में। ओपन डाटा किट क्या है भाई? ओपन डाटा किट ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये सारे ज़्यादा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी मिनिस्ट्री उठेगी, जिसके भी मन में आ गया कुछ बताना है भाई, बजट में बताना है, लोगों के सामने जाके बताना है, तो ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर लो। याद किसको रखना है? याद रखना है UPSC वालों को। याद कौन रखेगा? UPSC रखेगा। हमें क्या करना है? हमें तो लॉन्च करने। तो एक और लॉन्च कर दिया है ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये ओपन डाटा किट, ओपन डेटा किट एक टेक्नोलॉजी, या फिर बोल दो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी कैसी होती है? इसे ओपनली काम किया जाता है। इसमें कोई भी चेंजेस है वो इंटरफेस की तरह, ये क्या होता है ना, वेब जाल, उसकी तरह इसमें संशोधन किया जाता है। तो ये ओपन डाटा किट टेक्नोलॉजी या ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये क्या करता है? डेटा को, जो भी डेटा होता है उसको कलेक्ट करता है, एक्स्ट्रा करता है और उसको यूज़ करने में मदद करता है। इसे किसने लॉन्च किया है? ODK को, ओपन डाटा किट को। इसे कैग के द्वारा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। याद रहेगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। पहला पॉइंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन डेटा किट जो तकनीकी उसके आधार पर ये काम करेगा और डेटा को इकट्ठा करेगा और हैक करेगा। किसने लॉन्च किया है? कैग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। क्या काम करेगा? एक जो भी हमारा सार्वजनिक व्यय होता है, यानी पब्लिक जो मनी होती है, पब्लिक कैसे खर्च करती है, सरकार उसका कैसे खर्च कर रही है, उसमें पारदर्शिता लाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाएगी, सारा डेटा इकट्ठा करेगी और फिर ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेगी, जवाबदेही तय करेगी। सरकारी जो योजना होती है उनको सबका सारा डेटा इसमें डाल दिया जाएगा। तो ये बताएगी कि भाई सरकार है किस प्रकार से काम कर रही है, तो वो जवाबदेही तय करने में भी मदद करेगी, ऑडिट करने में भी मदद करेगी और फीडबैक भी देगी। सिंपल यार, उद्देश्य तो सिंपल रहते हैं सबके, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। कैग के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य वैसे मतलब समझ लोगे तो आपको उद्देश्य अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। यहाँ उद्देश्य UPSC पूछती है इस स्कीम का एम क्या है, पर वो काफ़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं उनका एम पूछा जाता है। ऐसे प्लेटफॉर्म के तो कम ही चांस है इसका डायरेक्ट एम ही पूछ ले, पर इसका देखने पर समझ आता है। ओपन डेटा किट कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको ऑप्शन देख के समझ में आ ही जाएगा। फिर विशेषता क्या है? ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्टेड है। इसके साथ में कैग है ना, अपना डेटा को मर्ज कर देगा ताकि एकीकृत रूप से काम कर सकती, डायरेक्ट जो भी बेनिफिशरीज होता है उनको लाभ दे सकती है। कई सारी इसमें भाषा है ताकि आसानी से समझ में आ सकती है। कैसे काम करती? जो भी लाभार्थी है, ठीक है, सारा डेटा इनमें डाल दिया जाएगा और जो बेनिफिशरीज है वो इसका यूज़ कर पाएंगे और उनको मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से ये काम करेगा ओपन डाटा किट के बारे में। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ था नहीं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC है ना, क्वेश्चन पूछेगी तो इसे किसने लॉन्च किया था वो पूछेगी UPSC, ऐसे कभी नहीं पूछेगी। थोड़ा बहुत इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने की कम ही संभावना है, पर कैग के बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकती है। और कैग है ना आपका टॉपिक भी है आपके UPSC के, मतलब पॉलिटी में भी आपने कैग के बारे में पढ़ाई होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से दिया गया कैग के बारे में। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो कैग के बारे में बात करें, कैग क्या कहता है? कैग है ना भारत का पैसों का चौकीदार कहा जाता है। पैसों का चौकीदार, मोदी जी ने कहा था ना चौकीदार, फिर राहुल जी ने कहा चौकीदारी चोर है, तो वैसे ही भारत का चौकीदार है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसकी फुल फॉर्म है। भारतीय लेखा और महानिदेशक इसका नाम है। सरकारी खातों का CA भी कहा जाता है इसे। CA मतलब सारा अकाउंट रखने का काम करता है। क्या काम करेगा ये?
ये काम करेगा कि पैसे कहाँ खर्च हुए, वो सारी चीज़ें देखी, सरकार ने कितना कमाया है, कितना उधार लिया है, कहाँ का खर्च किया है, कहाँ का ऑडिट करना है, ये सारी चीज़ें करेगी। अगर कोई घोटाला होता है तो तुरंत ये बनाकर रिपोर्ट बनाता है और संसद को दे देता है। एक बार 2G घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, उसकी क्या करी इसने रिपोर्ट बनाई और संसद में दे दी और सरकार की लगी थल्ले थल्ले। फिर सरकारी जो भी संस्थाएं होती है जैसे PSU, BSNL है, ONGC है, रेलवे, इन सब के भी जो भी खाते खर्चे वगैरह होते हैं उनके बारे में भी ध्यान रखता है। नागरिकों को पैसे बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टैक्स का पैसा है वो सही से यूज हो, इसके बारे में ये बात करता है। इसकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति कौन करता है? ये जो कैग के जो भी अध्यक्ष होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी द्वारा, प्रेसिडेंट जी के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है। हमारा संविधान का आर्टिकल 148 इसके बारे में वर्णन किया गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। तो ये संविधान में वर्णन, इसका मतलब ये एक संवैधानिक संस्था है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसका वर्णन संविधान में दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इसका मतलब ये एक ऑटोनोमस संस्था है, इसके पास में फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, काफ़ी स्ट्रांग बॉडी मानी जाती है ये। ठीक है जी। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार बार घोटाले वगैरह होते हैं, क्योंकि सरकार के सब कुछ का ये पर्दाफाश करता है, पूरी सरकार पे निगरानी करता है। तो सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे, सरकार को चाटुकारिता, अगर ये इंडिपेंडेंट न होती, कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी वगैरह होती तो सरकार की चाटुकारिता करती, सरकार कैसे कहती वैसे ये काम करती। पर इसे इंडिपेंडेंट बनाया गया है ताकि ये सुप्रीम कोर्ट की तरह किसी भी दबाव में ना आए। इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, उनकी तरह ये भी स्वतंत्र है। संविधान में इसको प्रावधान दिए गए, ताकत दी गई है कि सरकार कोई भी गलत काम करेगी, सरकार पैसों का उपयोग सही से नहीं करेगी तो तू जाके वहाँ पे चमाट मार सकती है, डांट सकती है। तो इसको अधिकार दिया गया कि तेरे को चाटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकाल कितना है? 6 साल से 65 साल। या तो 6 साल पूरे कर लो या 65 साल, इन दोनों में से जो पहले पूरा हो जाएगा वो आपका कार्यकाल है। 6 साल पूरी करने के बाद में क्या करना है? 6 साल तक तो सरकार के नाक में दम करो आप। उसके बाद में क्या है? घर जाके अपनी रिपोर्ट को पढ़ो, घर जाओ अपनी जो पुरानी रिपोर्ट है पढ़ो। क्यों? क्योंकि वापस आपको कोई जॉब वॉब नहीं मिलेगी। अगर एक बार आप कैग बन गई तो उसके बाद में कोई और जॉब नहीं ले सकते हो, सरकारी नौकरी का ऑप्शन ही नहीं रहता है। फिर तो जाके अपनी रिपोर्ट पढ़ो। हटाना कैसे भाई इनको? अगर सरकार के मन में आ जाए कि इनको हटाना है तो या तो खुद इस्तीफा दे दो, आप कैग को बोलो सरकार सर आप खुद ही इस्तीफा दे दो। अगर वो इस्तीफा दे दे तो ठीक है, अगर वो इस्तीफा न दे तो भाई इनको हटाना बहुत ही मुश्किल है। जितना मुश्किल सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना उतना ही मुश्किल है कैग को हटाना। उनको हटाना कैसे मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट के जज को? उसके लिए इम्पीचमेंट की आवश्यकता पड़ती है, महाभियोग की आवश्यकता पड़ती है, संविधान में स्पेशल बहुमत लगाना पड़ता है और 2/3 वाला, है ना, ये वाला बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। उस आधार पे इसको हटाया जा सकता है। तो इतना इजी भी नहीं है इनको इम्पीच करना, क्योंकि काफ़ी इंडिपेंडेंट है, सरकार की पूरी बहुखाता का ध्यान रखता है, सरकार की पूरी पैसों की निगरानी करता है। इसलिए इतना ईजी नहीं है कि मनचाहे इसे कभी भी हटा दो। अगर ऐसा होता तो ये काम ही नहीं कर पाता। अधिकार क्या क्या है? सरकार की सारी फाइलें खोलने का हक है, सरकार कैसे पैसे कर रही हो सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड मान सकता है। सरकार है ना, उसकी तो नींद उड़ा के रखता है, सारा डेटा दो मैं जांच करूंगा। ये सुनते ही सरकार की नींद उड़ जाती है, भाई ये क्यों मांग रहा है। अगर ये जाके किसी को राज्य सरकार को बोल दे या सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल दे या किसी मिनिस्ट्री को बोल दे या किसी संस्था को बोल दे कि सारा डेटा दो मैं जांच करूंगा, नींदें उड़ जाती भाई, रात हराम हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर रिपोर्ट है वो राज्य विधानसभा में और संसद में पेश करता है, संसद में राष्ट्रपति जी को देता है और राष्ट्रपति जी हैं वो क्या करती है, वो संसद पे रखती है। फिर मिनिस्टर बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था, कैग ने हमें रिपोर्ट दे दी। काफ़ी स्वतंत्र होती है और ये है ना, इसको कोई इंटरफेयर वगैरह कर नहीं सकती और सरकार इसको कहेगी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकती तुम चुप रहो ज़्यादा मत करो, ऐसे बोल नहीं सकती। काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है और ये संविधान की ओर से इनको पावर दी गई है। कुछ भाई इनके बारे में बात करें तो कई सारे घोटाले जैसे 2G स्पेक्ट्रम वगैरह है, वो घोटालों की जांच भी करी थी। ठीक है, तो कहूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। कैग को ऐसे समझना हो ना कि कैग क्या करता है, चेक एंड गो, मतलब जांच करो और जाने दो। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो जाने दो, नहीं है तो फिर धर लो, ऐसी भी समझ सकते हो। गलत किए तो पकड़े जाओगे, ऐसे समझ सकते हो। नेता बहुत डरते हैं कैग से, कहीं भाई मेरे विभाग में ना आ जाए, कहीं मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आए, तो नेताओं की तो हाथ में लगी रहती है। अगर कैग आ गया तो मरना पड़ेगा। रिपोर्ट की बात करें तो पूरे देश में ऑफिस फैले हुए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अभी इनके अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी है ना, जैसे गिरीश चंद्र मुर्मू है वो कैग की अभी अध्यक्ष है। तो ये पूरी डिटेल थी कैग के बारे में। इसे चौकीदार आप समझ सकते हो, ठीक है, पैसों का चौकीदार है।
तो ये डिटेल थी पूरी। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर जनरल और यूपीएससी है, ये काफ़ी इंडिपेंडेंट है और सरकार पे चेक्स एंड बैलेंस का भी काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैग के बारे में थी, अच्छे से हमने देखा था, अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है नैनोपोर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो देखो क्यों ये न्यूज़ वगैरह में क्या है, सिंपल सी बात, न्यूज़ इस वजह से है, क्या हुआ है कि वैज्ञानिकों के द्वारा अभी एक तकनीकी है वो बनाई गई है। क्या तकनीकी बनाई है उन्होंने, है ना, ये नैनोपोर तकनीकी है। इसके आधार पर एक ऐसा उपकरण बनाया जो ये उपकरण क्या करेगा, ये कोई भी बीमारियाँ होती है ना उसका बहुत तेज़ी से सटीकता के साथ में उनका समाधान कर सकता है। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीकी बनाई है जो आसानी से समाधान कर सकती है। ठीक है, तो ये तकनीकी है। फिर बात कर लेते हैं नैनोपोर तकनीकी के बारे में। ये तो न्यूज़ में इस वजह से कि एक टूल बनाया है। ये जो नैनोपोर टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग करके सरकार ने क्या किया है, सरकार के अपने वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक टूल बनाया है। इस टूल की मदद से जो भी बीमारियां होती हैं ना उसका आसानी से निपटान किया जा सकता है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का कौन नहीं है, हम कौन पढ़े। हम बात कर लेते हैं नैनोपोर टेक्नोलॉजी का। नैनो का मतलब क्या होता है, नैनो किसी भी चीज़ को याद करना है, रटना नहीं है, तो क्या करना है उसके लिए उसका मतलब समझो। नैनोपोर, इस चीज़ को समझो। नैनो का मतलब तो छोटा, पोर का मतलब छिद्र भी होता है, पोर्स छिद्र, तो छोटे छोटे छिद्र होंगे उसको कहा जाएगा नैनोपोर। तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी होती है, जो प्रौद्योगिकी होते हैं उसमें ऐसी छलनी की तरह, ये छलनी है ना, उसमें ऐसी इसकी तरह छोटे छोटे छिद्र होंगे। छलनी तो बड़ी होती है बट इसमें बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, आप नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते, कपड़े पहन के आंखों पे देखना पड़ेगा। नंगी आंखें मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई नहीं देगा, कपड़े वाला नहीं है, तो नंगी आंखों की दिखाई नहीं देता है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए, इनके जो रस्से होते हैं ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं ना, उनको इसमें से गुजारा जाता है। ठीक है, तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी है वो छोटे छोटे छिद्रों वाली टेक्नोलॉजी होती है। इस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसमें से डीएनए और आरएनए को इसमें से गुजारा जाता है। अगर इनमें जो भी कमियां होती हैं वो सारी कमियां दिख जाती है, उसके माध्यम से इसे ठीक किया जाता है। तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी क्या है, छोटे छोटे छिद्र वाली टेक्नोलॉजी है। डीएनए आरएनए में जो भी प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें इसके माध्यम से ठीक की जाती है। और भी कई सारी चीज़ें की जाती है इसके माध्यम से, पर उतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस छोटी सी चीज़ें, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, डीएनए आरएनए को इसमें से गुजारा जाता है और जो भी दिक्कत रहती है वो देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिक सिग्नल देखने को मिलती है, डेटा पढ़ने में मदद करती है, काफ़ी तेज़ और आसान होती है, पोर्टेबल भी होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं, रियल टाइम में भी रिजल्ट देती हैं और किसी भी सैंपल पे ये काम कर सकती है। ठीक है, इसमें जीनोमिक्स किया जा सकता है, बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, कई सारी जो ड्रग्स हैं वो इसकी सहायता से डेवलप किए जा सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें इसकी सहायता से की जा सकती है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, इतना इस आर्टिकल में भी नहीं दिया है, तो बस हम वो थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया कि काम कैसे करती है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, नेक्स्ट है कोंडा रेड्डी जनजाति के बारे में। ये नाम सुन के क्या लगा, कोंडा रेड्डी, मैं कोंडा रेड्डी, साउथ याद आया ना साउथ याद, साउथ में तेलुगु याद आया, तेलुगु में अल्लू अर्जुन वगैरह याद आए। इसका मतलब है ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इनके आसपास की जनजाति है। तो ये कोंडा रेड्डी जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो ये मोस्ट ऑफ जो पहले तो ये न्यूज़ तो काम की है नहीं, वाई इट इज इन द न्यूज़ काम की नहीं है। इसके बारे में बात करते हैं कोंडा रेड्डी जनजाति के बारे में। तो हमें नाम सुन के पता चला कि ये साउथ की जनजाति, साउथ में मोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश तेलंगाना के आसपास की जनजाति है, तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। यह कमजोर रूप से जनजाति समूह, विशेष रूप से कमजोर होते हैं ना, यानी कि प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ऐसे जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर होते हैं। कमजोर इन द सेंस हेल्थ वगैरह में नहीं, उनके पास में इकोनॉमिक की व्यवस्था नहीं होती है, पैसे बहुत नहीं होते हैं, पढ़ाई के रूप से भी बहुत पिछड़े होते हैं, काफ़ी आदिम होते हैं, कुछ भी उनके पास में एडवांसमेंट वगैरह नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, पुराने रूप से वैसे हंटिंग गैदरिंग करते रहते हैं। वैसे जो ग्रुप आते हैं ना, वैसे जो समूह आते हैं उनको कहा जाता है PVTG, प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के वर्गीकरण किया जाता है, उसमें रखा जाता है। तो ये जो कोंडा रेड्डी हैं इनको भी इसी ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, रखा गया है। ये कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी वगैरह है वहाँ के आसपास के जिलों में देखे जाते हैं। भाषा कौन सी है, हमने कहा था तेलुगु भाषा है। ठीक है, परिवार कैसा होता है, पितृसत्तात्मक है, पापा का राज है, बाप का राज है ना, मेरे बाप का राज है, वैसे पापा का राज है, पेट्रियाटिक समाज है यहाँ पर। और विवाह कैसे होते हैं, एकल विवाह, एक बार ही करते हैं, तो एक बार ही तो होगा क्या वो एक यूट्यूबर है, उसने बहुत ज़्यादा विवाह कर लिया, तो अभी काफ़ी ज़्यादा वो चर्चा में बना हुआ है। तो वैसे इनमें एकल विवाह, कई जगह ये बहुविवाह भी देखने को मिलते हैं, पॉलीगमी भी देखने को मिलता है। आस्था की बात करें, मैं किसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनकी मजाक नहीं करी मैंने, वो उस यूट्यूबर की मजाक करी है, वो कुछ नाम भी मैं नाम भूल गया, बट है वो एक यूट्यूबर। फिर
त्योहार कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? त्योहार में ये है मुत्या लम्मा त्योहार है जो ग्राम देवता का है, भूमि देवी पृथ्वी देवी है, गंगमा देवी नदी को पूजा करते हैं, मदिमी कोठा है, भूदेवी पांडुगा है, गंगमा पाडुमा है, वाना देवू पांडुमा है। ये कुछ इनके त्योहार है। तो ये हमारी जानकारी थी कोंडा रेड्डी जी के बारे में, कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश वगैरह में निवास करती है। नेक्स्ट है नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। क्या है? कुछ कंपनियां हैं वो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर आ गई है। ये न्यूज़ तो हमारी काम की नहीं है। हम बात कर लेते हैं नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के बारे में। ये क्या है? ये एक ऐसी बैंकों का समूह है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बैंक है उनके द्वारा और यूएन इनके द्वारा संचालित एक समूह है। ये क्या करता है? ये फंड देता है। किन को फंड देता है? हमारा टारगेट है कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैस उसके उत्सर्जन को कम करेंगे, जीरो लेके आएंगे। तो नेट जीरो का ग्रीन हाउस गैस का टारगेट है, उसके लिए फंड देता है, हेल्प करता है, इन्वेस्ट करता है, उसमें ये काम करते हैं। ठीक है, कौन करता है? नेट जीरो बैंकिंग अलायंस। तो इसका काम क्या? इन्वेस्ट वगैरह करने का काम है। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, भारत की कोई भी बैंक है वो इसका शामिल नहीं है। और यूनेप की जो फंड से रिलेटेड पहल थी उसका ये संस्था है। बस थोड़ा सा आइडिया है। यूएन की एक है संस्था है, पैसे देने का काम करती है। इंडिया की कोई भी बैंक शामिल नहीं है। और यूनेप की जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है ना, उसके अंतर्गत ये शामिल है। ठीक है जी। नेक्स्ट आर्टिकल है पंचायत से पार्लियामेंट। पंचायत टू पार्लियामेंट, P2P। अब पंचायत टू पार्लियामेंट 2.0 है क्या? हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, इन्होंने अभी इसे लॉन्च किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें क्या होगा? इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग, लोकसभा सचिवालय और जनजाति कार्य मंत्रालय, इनके सहयोग से इसे आयोजित किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो अनुसूचित जनजातीय शेड्यूल्ड ट्राइब की जो निर्वाचित महिला होती है, जो पंचायत राज में सरपंच है, ठीक है, अब ऐसे जो वार्ड पंच है, सरपंच है, ये जो होते हैं ना, अब इनको क्या होते हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब से है, इनको ट्रेन किया जाएगा, मतलब प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि ये क्या करते हैं, इनको समझाया जा सकते हैं भाई किस प्रकार से कानून बनते हैं, कानून किस प्रकार से लागू होते हैं, योजना किस प्रकार से बनती है। तो पंचायत से पार्लियामेंट क्या है? पंचायत मतलब होता है जहाँ पे सरपंच वगैरह बनते हैं, वहाँ पे अगर शेड्यूल्ड ट्राइब जो अनुसूचित जनजाति की निर्वाचित महिलाएं हैं, इलेक्टेड जो महिला हैं, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाएगा। सिंपल सी स्कीम है, इतना आप याद रखना, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए। अगला जो हमारा जो आर्टिकल है वो FCRA कानून के बारे में, फॉरेन, यहाँ पे देख लो, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA कानून के बारे में, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के बारे में। वैसे इस अधिनियम को 1976 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? अभी क्या किया जा रहा है? अभी जो CEO होते हैं ना, चार्टेड अकाउंटेंट, उनको कहा गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि आप बताओ कौन सा व्यक्ति है उन्होंने जो FCRA एक्ट है उसका उल्लंघन किया है, अगर उल्लंघन किया है तो क्यों किया है, वो सारी चीज़ें हमें बताओ। तो न्यूज़ तो ये थी, FCRA एक्ट के बारे में बताएं। तो इसे 1976 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? क्योंकि बाहर से है ना पैसे बहुत ज़्यादा अपने देश में आ रहे थे और उसका है ना मिसयूज किया जा रहा था। तो उस टाइम की जो सरकार थी उसको लगा कि ये जो FCRA एक्ट है, मतलब जो बाहर से जो अंशदान आ रहा है, बाहर से जो पैसे आ रहे हैं, अलग अलग NGO में आ रहे हैं, उसके माध्यम से देश में उपद्रव मचाया जा रहा है। आपने कई बार सुना होगा, बाहर से फंड आ रहा है, वो सरकार को गिराने के लिए आ रहा है, देश की इंटीग्रिटी को ख़त्म करना चाहता है, सोवरेनिटी को ख़त्म करना चाहता है। आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल देख लो ना, बांग्लादेश में इसी प्रकार से सरकार गिरा दी गई है। कहा जाता है कि उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान था। अमेरिका ने और कई देशों में, इराक में है, स्थिति खराब कर दी है। तो ये बाहर के पैसे बहुत नुकसान करते हैं। इसके लिए भारत सरकार है वो FCRA एक्ट लेके आई, ताकि क्या बाहर से कोई भी देश से पैसे, बाहर से पैसे अगर भारत में आ रहे हैं, किसी भी NGO है या कोई भी संस्था को आ रहे हैं, तो उसे रेगुलेट किया जाएगा। उस NGO को बोला जाएगा कि पहले आप 3 साल काम करो देश में, फिर बताओ आप पैसे अगर बाहर से आते हैं उसका कहाँ यूज़ करते हो, क्यों यूज़ करते हो, किस प्रकार से यूज़ करो, एक एक डिटेल हमें बताओ। अगर आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर दोगे तो आपको बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार का जो है वो काम किया जाता है FCRA एक्ट के अंतर्गत। तो ये हमारा आर्टिकल था फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है। क्यों अभी यहाँ पे उड़ीसा में इसे लागू किया जा रहा है, इस वजह से ये चर्चा में। इस स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर है ना हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत इसे 2023 में इसे लागू किया जाता है। 2023 में इसे शुरू किया गया था। ये एक केंद्रीय प्रायोजित सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब केंद्र सरकार इसमें आधे पैसे देगी, आधे पैसे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, क्या करेगी? ये जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनको डेवलप करेगी, वहाँ पे संस्था को बेहतर किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, मतलब क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें की जाएगी। जो कॉमन चीज़ें है ना सब जगह, क्वालिटी बढ़ाओ,
भागीदारी बढ़ाओ, लोगों को पढ़ाओ, ट्रेन करो, सूचना प्रौद्योगिकी बढ़ाओ, इंटेलिजेंस बढ़ाओ, आईटी बढ़ाओ, वो सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें वो इसमें भी की जाएगी। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आर्टिकल है सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कल परसों। बस वही था कि इनकी जयंती मनाई गई थी 3 जनवरी को। महाराष्ट्र में ये जन्मे थे और देश की प्रथम विश्वविद्यालय, प्रथम जो टीचर भी इनको कहा जाता है। कई सारे इन्होंने योगदान दिए थे। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब सावित्रीबाई फुले जी के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।